नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अर्थ में। दोस्तों, दरअसल आज ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं कि आखिर इंडियन एयरफोर्स को फाइटर जेट्स की कितनी आवश्यकता है और टू फ्रंट्स वार के लिए भारत कितना तैयार है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारतीय वायुसेना फ्रांस से 5 नए राफेल लड़ाकू विमानों का उन्होंने अधिग्रहण किया है और इस खबर ने काफी सुर्खियां इसलिए भी बटोरी क्योंकि दोस्तों दरअसल चीन के साथ भारत का विवाद बढ़ चुका है। इससे पहले भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों का इंडक्शन 1990 के दशक के अंत में रूसी सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ हुआ था। ब्रिटिश जागुआर और 1980 के दशक के शुरुआती दौर में सोवियत युग के MiG-29 लड़ाकू विमानों को भी शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया था जितना कि राफेल को आने पर किया गया। और यही वजह है कि आज के युग में लोग एक फाइटर जेट के बारे में ज्यादा जानने लगे हैं, जैसे कि एवियोनिक्स, स्टेल्थ, हथियार पेलोड, फ्लाइंग रेंज, मिड एयर रिफ्यूल और मैन्यूवरेबिलिटी। भारतीय वायुसेना के पास 33 लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन है। प्रत्येक स्क्वाड्रन में 16 विमान और 2 ट्रेनर विमान होते हैं जो 2 सीट वाले होते हैं। ये भारत के पास कुल मिलाकर 500 से ज्यादा लड़ाकू विमानों की क्षमता है, जो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय हवाई क्षेत्र की हवाई सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक पर्याप्त ताकत है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की ये जो स्वीकृत ताकत है वो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक साथ 2 युद्ध पर लड़ने के लिए पूरी नहीं है। इसके लिए करीबन 42 यानी कि 42 स्क्वाड्रन का बल स्तर चाहिए, यानी कि इतने हमें स्क्वाड्रन्स की और जरूरत है। लेकिन 42 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान बेड़े के लिए आज के इस संदर्भ में ये कितने लॉजिकल हैं, ये बात भी जानना जरूरी है, क्योंकि विमान के मिड लाइफ अपग्रेडेशन, अटैक हेलीकॉप्टर्स, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम प्लेटफॉर्म आदि कई चीजों पर काम हो रहा है और कई चीजें मौजूद भी हैं। आपको बता दें कि 1960 के दशक की शुरुआत में एक लड़ाकू विमान के बेड़े की आवश्यकता का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इसकी सिफारिशों ने सरकार को पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और चीन से खतरों का सामना करने के लिए 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत पर ध्यान दिया था। उस समय भारतीय वायुसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने अमेरिकी निर्मित US बिल्ट लिबरेटर बॉम्बर्स विमान उड़ाए और लड़ाकू बेड़े में उस समय MiG-21 को शामिल करना बाकी था। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स की 42वीं स्क्वाड्रन ताकत का मुख्य आधार सोवियत युग का MiG-21 विमान था और इसके विभिन्न हथियार पेलोड या फिर एम्युनिशन ले जाने की क्षमता वाले वेरिएंट थे। इन विमानों का इस्तेमाल हवाई रक्षा के साथ साथ स्ट्राइक और एयर टू ग्राउंड मिशन के लिए किया गया था। अब उनमें से लगभग 3 मॉडिफाइड MiG-21 बाइसन स्क्वाड्रन्स हैं, बाकी रिटायर हो चुके हैं और आने वाले समय में ये भारतीय वायुसेना से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े में अब भी MiG-21 बाइसन, जागुआर, फ्रेंच मिराज 2000, MiG-29, सुखोई 30 MKI और स्वदेशी तेजस हल्के लड़ाकू विमान शामिल है। आपको बता दें कि 2004 में ब्रिटिश हॉक को भी शामिल किया गया था। MiG-21 बाइसन, जागुआर, मिराज 2000 और MiG-29 ये सभी मिड लाइफ अपग्रेडेड हैं, जिसमें हथियार पेलोड, नेविगेशन और रडार क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए बेहतर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ अपने एवियोनिक्स को एम्बेड करना शामिल है। ये विमान को बेहतर मारक क्षमता, सटीक हथियार वितरण, पायलट के अनुकूल नेविगेशन के लिए आधुनिक हवाई जहाज और जमीन और अन्य उड़ान प्लेटफॉर्मों के लिए बेहतर संचार प्रदान करते हैं। ये उन्हें चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के रूप में वर्गीकृत करता है। बेहतर एम्युनिशन और एवियोनिक्स क्षमता वाला राफेल एक 4th++ पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। 3 MiG-21 बाइसन स्क्वाड्रनों को छोड़कर सभी विमानों में मिड एयर रिफिलिंग भरने की क्षमता है। एक एयर टैंकर विमान अपनी उड़ान रेंज को बढ़ाने के लिए हवा में फिर से ईंधन भर सकता है। टैंकर विमान का इस्तेमाल करता है, यानी कि इसमें मिड एयर रिफिलिंग होती है, जिसकी वजह से ये दुश्मन के खिलाफ लंबी दूरी तक स्ट्राइक कर सकता है। 2003 में रूसी इल्यूशन 78 मिड एयर रिफिलिंग टैंकर विमान को शामिल करने से लंबी दूरी की स्ट्राइक के संदर्भ में भारत की लड़ाकू क्षमता बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना के 12 स्क्वाड्रन सुखोई 30 MKI ने धीरे धीरे MiG-21 BIS की जगह ले ली। सुखोई 30 MKI विमान सभी पहलुओं, चाहे वो हथियार पेलोड हो, हथियार भंडार क्षमता हो, मिशन क्षमताओं में MiG-21 से बेहतर है। सुखोई 30 MKI विमान 8.5 टन के हथियार पेलोड ले जाने में सक्षम है, जबकि MiG-21 BS केवल 2 टन एम्युनिशन ले जा सकता है। इसीलिए अकेले गोलाबारी या फिर हथियार पेलोड के मामले में एक सुखोई 30 MKI 4 MiG-21 BIS एयरक्राफ्ट के जितना अच्छा है। ऑपरेशन की सीमा के संदर्भ में, यानी कि जो ऑपरेशन रेंज की बात की जाए तो सुखोई 30 MKI में MiG-21 BIS की तुलना में बहुत लंबी रेंज है, जो भारतीय क्षेत्र के भीतर एयरबेस से अच्छी तरह से उड़ान भरने के लिए और दुश्मन के क्षेत्र के भीतर गहरे हमले करते हैं। इसकी मिड एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता सुखोई 30 MKI की
लंबी उड़ान सीमा और हवा में अधिक से अधिक समय तक लॉइटर टाइम को बढ़ाती है। यह हवाई रक्षा और जमीनी हमले दोनों अभियानों को अंजाम दे सकता है। इसलिए 12 सुखोई 30 MKI विमान स्क्वाड्रन 24 MiG-21 बाइसन विमान स्क्वाड्रन के बराबर है। 2009 में भारतीय एयरफोर्स ने रडार, सेंसर और कंप्यूटर से लैस अवाक्स यानी कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान का अधिग्रहण किया। ये वायुसेना के विमानों को घुसपैठ करने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमानों का पता करना और अन्य मिशनों के लिए कई विमानों को ये वायुसेना के विमान भारत के एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट हैं, जो किसी दुश्मनी हवाई जहाज को घुसपैठ करने से रोकते हैं। साथ ही ये कई मिशंस में भी काम आते हैं। इस तरीके से अवाक्स एक फोर्स मल्टीप्लायर है जो हवाई युद्ध क्षमता को मजबूत करता है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की वायु रक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए S-400 जैसी सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइलों के साथ इसे पूरक किया जाएगा, यानी कि एक कंप्लीट बन जाएगा इंडियन एयरफोर्स जब S-400 शामिल हो जाएगा। इसके अलावा भारत इजराइल के साथ संयुक्त मिसाइल विकास का काम भी कर रहा है। मिसाइल सिस्टम और अधिक एजाइल और ट्रांसपोर्टेबल है। उदाहरण के लिए एयर टू ग्राउंड मिशंस और सतह से सतह की मिसाइलों का पूरक है। इसीलिए इन भूमिकाओं को निभाने के लिए और अधिक विमानों की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा हमलावर यानी कि अटैक हेलीकॉप्टर की क्षमता भी काफी जबरदस्त है, जो कि काफी योगदान देते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास सोवियत युग के Mi-25 और Mi-35 के अलावा US निर्मित अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं और HAL निर्मित लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर एयर टू ग्राउंड क्षमता को जोड़ता है। हेलीकॉप्टर विशेष रूप से एक युद्ध क्षेत्र के आगे के छोर यानी कि ग्राउंड अटैक विमानों का पूरक है। दोस्तों, 450 लड़ाकू विमानों के साथ पाकिस्तान में उनके केवल 18 F-16 लड़ाकू विमान हैं, जो कि काफी शुरुआती टेक्नोलॉजी से लैस हैं। साथ ही पाकिस्तान के बाकी के जो फ्लीट्स हैं वो एक ऑब्सोलीसेंट टेक्नोलॉजी के हैं। चीन के पास 2100 लड़ाकू विमान है, लेकिन उसे अपनी राष्ट्रीय वायु प्रबंधन के लिए यानी कि नेशनल एयर डिफेंस मैनेजमेंट के लिए कहीं और तैनात करने की भी आवश्यकता है। इसीलिए बीजिंग भारत के खिलाफ अपनी पूरी लड़ाकू क्षमता को नहीं लगा सकता है। यानी कि क्लियर रूप से बात यहाँ पर साबित होती है कि राफेल भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाता है और पाकिस्तान और चीनी सेनाओं के खिलाफ एयर सिक्योरिटी, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक और एयर डिफेंस सुनिश्चित करता है। दोस्तों, वहीं आज की डेट में केवल संख्या के आधार पर एयर पावर को मापने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों हर किसी की वायुसेना को एडवांस एरोनॉटिक्स टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट मिड लाइफ अपग्रेडेशन से गुजरना पड़ता है। इसीलिए 33 स्क्वाड्रन लड़ाकू बेड़े के साथ भारतीय वायुसेना टच द स्काई विद ग्लोरी में सक्षम है। दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट और इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम, इन सब को लेकर ये बात कही गई है, जो कि कहीं ना कहीं स्क्वाड्रन्स की कमी को जाहिर नहीं होने देते हैं। यानी कि इन सब के बदौलत भी युद्ध लड़ा जा सकता है, चाहे वो 2 फ्रंट वॉर क्यों ना हो, क्योंकि मेन चीज है टेक्नोलॉजी का होना। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से रणनीति बनाकर अटैक हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम, अवाक सिस्टम, इनका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी महत्वपूर्ण होती है, ना कि जहाजों की संख्या मैटर करती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या केवल फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ाने से युद्ध जीता जा सकता है, या फिर सारी चीजों का कॉम्बिनेशन, यानी कि जिसमें मैंने बताया आपको कि एयर डिफेंस सिस्टम भी है, अटैक हेलीकॉप्टर्स भी हैं, अवाक सिस्टम्स भी हैं, मिसाइलें भी हैं, इनके जरिए भी एक युद्ध में जीत हासिल की जा सकती है। आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।